Friends, welcome back to my channel. Today in this video we are starting up with class 11 accountancy, and as you all know that the first chapter of accountancy in class 11 is Introduction to Accounting. In this video I will cover up for you students the following topics. First of all, the meaning. Secondly, the definition. Now I would like to say you that there is a slightly difference between meaning and definition. Meaning you can write it on your own, but definition you have to just exactly write what has been defined by the experts. मतलब मीनिंग आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, आप जो समझते हैं, और जो डेफिनेशन है उसको आपको जैसे एक्सपर्ट्स लोगों ने लिखा है, आपके बुक्स में डिफाइन किए हैं, उसी तरह से आपको लिखना है. द थर्ड इज वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. फोर्थ, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. फिफ्थ, वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. सिक्स्थ, we will discuss the advantages of accounting, and the last part is we will discuss the limitations of accounting. Okay, last topic is we will discuss the limitations of accounting. Now students, before I go deeply into the topic one by one, let us first of all give me a very brief introduction about what accounting is. Okay, let me tell you what is the meaning of accounting. Now we all know that accounts are prepared by all business units. सभी प्रकार के जो व्यापारिक संस्थान है वो अकाउंट्स तैयार करते हैं. ठीक है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार करते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं, आपको ये जानकारी मैं दे देती हूँ कि एक्टिविटीज में जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एक ऐसे संस्थाएं जिनका उद्देश्य खाली यही होता है कि वो मुनाफा अर्न करे, मतलब मुनाफा कमाने के लिए वो खोले जाते हैं. जैसे कि आप टाटा मोटर्स है या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह है. फिर आपका बैंक्स भी है, ठीक है, जैसे HDFC बैंक्स है. फिर कोई भी ग्रोसरी शॉप है, कोई भी रिटेल शॉप है, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस अगर है, साझेदारी व्यापार, या एक सिंगल व्यक्ति जब कोई दुकान वगैरह खोलते हैं. तो इस तरह के जो भी बिजनेस होते हैं ये मुख्य तौर पर चैरिटी के लिए नहीं खोले जाते हैं. दे आर ओपन टू अर्न प्रॉफिट. और दूसरे जो संस्थाएं हैं जो हमारे समाज में चल रहे हैं वो इसलिए खोले गए हैं ताकि सेवा पहले दिया जा सके, टू प्रोवाइड सर्विस फर्स्ट एंड देन टू अर्न समथिंग. ओके, और इस तरह के जो संस्थाएं हैं वो है आपका किसी भी टेम्पल, मंदिर, लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, उसके बाद नर्सिंग होम, स्कूल्स, कॉलेज एंड सो ऑन. सो चाहे बिजनेस यूनिट्स हो चाहे वो नॉन बिजनेस यूनिट्स हो, तो दोनों को अपना अपना अकाउंट्स तैयार करना पड़ता है. अब ये अकाउंटिंग जो है ये एक्चुअली है क्या? इन संस्थानों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज किए जाते हैं, ठीक है, जो भी इवेंट्स, फाइनेंशियल इवेंट्स जो भी इनके साथ ऑकर होते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखने का एक तरीका है अकाउंटिंग. एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना. साथ ही साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हर एक चीज का अपना एक लैंग्वेज, हर एक सब्जेक्ट मैटर का एक अपना लैंग्वेज होता है. तो हम जिस लैंग्वेज में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं वही है अकाउंटिंग. जैसे कंप्यूटर के भी अलग अलग भाषाएं होते हैं, जैसे C++,
है ना, लिनक्स, ये सभी भाषाओं में हम कंप्यूटर को जब डाटा इनपुट या इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो हमें उसी हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है उसको उसी लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज की मदद से हमें आउटपुट देती हैं। तो नाउ इन अ वेरी सिंपल वे हम लोग अगर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं तो अकाउंटिंग जो है एक सिस्टम है and it is a system to measure the business activities. Okay, in this system हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी business activities है उन activities को हम record करते हैं, ठीक है। और record करके रखने का ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का जो दिमाग है वो कंप्यूटराइज्ड नहीं है, वो बहुत सारा चीज़ मेमोराइज करके रख नहीं पाता है। एवरेज एक व्यक्ति जो होता है वो 10 फ़ोन नंबर्स याद करके रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। IQ लेवल अगर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो ज़्यादा रख सकता है, 20 रख सकता है, 25 रख सकता है, बट भूलने का भी तो बात है। तो हम कोई भी चीज़ भूल नहीं जाए, हमारे बिजनेस के कोई भी एक्टिविटीज़ छूट नहीं जाए, बिकॉज अगर हम इन एक्टिविटीज़ को अगर रिकॉर्ड करके नहीं रखते हैं तो जब हम रिजल्ट निकालने की जब बारी आएगी, मतलब टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना, उसको एनालिसिस करना उसको बहुत ज़रूरी है। उसका सम अप करना, उसका क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड करके फिर क्लासिफाई करना, फिर समराइज करके और फिर जो रिजल्ट आएगा तो अगर सारा एक्टिविटीज़ को नहीं लिए तो द एक्चुअल रिजल्ट तो हम नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए हर एक ट्रांजैक्शंस को, यहाँ पर ट्रांजैक्शन मीन्स इवेंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके, इसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कहा जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स जिसका कोई मॉनिटरी वैल्यू हो, ऐसी ट्रांजैक्शंस विच हैव्स मॉनिटरी वैल्यू, और इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इन अ वेरी सिंपल टर्म, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। रादर हम इस लैंग्वेज को जब पब्लिश करते हैं, इस लैंग्वेज के माध्यम से जब हम अकाउंट्स या बिजनेस एक्टिविटीज़ को पब्लिश करते हैं तो हम महत्वपूर्ण जो डिसीशंस होते हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग्स होते हैं बिजनेस के बारे में, वो हम ले सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो से दैट लैंग्वेज, ये जो अकाउंटिंग जो है, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल डिसीशंस। एंड नाउ बच्चों, आप एक बात देखिए कि ये अकाउंट्स जो भी तैयार होते हैं ये हर साल होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अ टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीना का एक समय अवधि जो है उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। इन जनरल क्या होता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये जो 12 मंथ्स है ना, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर 2020 टिल द 31 मार्च ऑफ 2021, ये एक पूरा 12 महीना का जो आपका साल है, इसी में आप अकाउंट्स तैयार करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी देखा गया है कि कुछ संस्थानों का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो थोड़ा अलग हो सकता है ना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द टाइप ऑफ बिजनेस, बट नॉर्मली हम लोग जब IT फाइल्स जो तैयार होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपना अकाउंटिंग ईयर रखते हैं, और IT ईयर भी कहा जाता है इसको, दैट 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। और अब देखिए ये मीनिंग हो गया, तो अब आते हैं डेफिनेशन। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जो है AICPA, इसके द्वारा जो दिए गए आपके डेफिनेशन है वो ये कह रहा है। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाई? बिकॉज इस डेफिनेशन के माध्यम से हम बहुत कुछ जान पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ। नाउ लुक हियर, यहाँ पर क्या है कि जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक बार ध्यान करिएगा कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है ना, ये आपका नाम। द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग that is being given by AICPA
Let me once read for you this definition and then I will explain it to you too. Okay, so according to the American Institute of Certified Public Accountant, है ना, AICPA, इनके द्वारा जो definition दिया गया है, it says that, very minutely please notice all the things that defines accounting. accounting को define किया गया है as the art, first of all, secondly of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, okay, and events which are in part at least of a financial character, okay, and interpreting the results thereof. So you see, this is the total definition. एक बार और मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. It is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. बच्चों देखिए, ये जो डेफिनेशन है, ओके, जब आपको परीक्षा में अगर पूछा जाए कि डिफाइन अकाउंटिंग, तो आप ये डेफिनेशन याद करके लिख सकते हैं. बट जो भी लिखिएगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कोट्स के अंदर जो भी आपका लिखा हुआ है, इसको एज इट इज आपको लिखना है, एज आई हैव ऑलरेडी सेड. अब इसी डेफिनेशन से ये जो पॉइंट्स हमने अंडरलाइन किए हैं, दीज actually represents you the characteristics or the features of accounting. हमारे अकाउंटिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और फीचर्स है, वो आपको डिफाइन किया जाता है. थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, फिर हम डिटेलिंग करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को. तो कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्या है? इट इज एन आर्ट. सेकेंडली, इट रिकॉर्ड्स डिंग. तो रिकॉर्ड क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, ओके, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को हम लिख के रखते हैं या क्लासिफाई या समर, वो टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ मनी उसको एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होना चाहिए. अब जब सारा समराइज तक जब हम कर लिए हैं, तब हम उसका रिजल्ट निकालते हैं, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं. So this is a complete process. Why this is a complete process? Because आप इस definition में देख पा रहे हैं कि the accounting जो activity है, जो काम है, इसमें एक बात नहीं होता. You have to record. You see here, I will again once again try to show you, है ना. You have to record the first वर्क दैट इज टू बी डन. आपको रिकॉर्डिंग करना है. दूसरा क्या करना है? आपको क्लासिफाई करना है. उसके बाद आपको समराइज करना है, और उसके बाद आपको इंटरप्रेट करना है जो भी रिजल्ट आपका निकलता है. तो देखिए, कई सारे काम यहाँ पर होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सब कामों से पहले आपको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं. ठीक है, अभी विल कम इन डिटेल जस्ट राइट नाउ. तो दैट्स अभी हम जो आपको बताना चाह रहे थे कि अकाउंटिंग को प्रोसेस का कह रहे हैं, बिकॉज एक काम नहीं हो रहा है, कई सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं, है ना. स्टेप बाय स्टेप कई सारे एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस अ पर्सन इज डूइंग. ठीक है, तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है. सो नाउ the next part we will discuss about, as I have said you, तो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पर. ठीक है ना. ये जो अकाउंटिंग
के बारे में हम लोग जो अभी बात कर रहे थे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हम आइडेंटिफाई किए हैं उसको मेजर करना, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब यहाँ पर एक चीज मैं आपको अभी और डिटेल्स में बताना चाह रही हूँ कि ये जो टर्म है ट्रांजैक्शन, नो व्हाट इज ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन शब्द को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक और वर्ड का मीनिंग जानना पड़ेगा, दैट इज इवेंट्स, ठीक है। इवेंट मतलब आम भाषा में जिसको कहते हैं घटना। एनी हैपनिंग इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे हमने एक किताब हाथ में लिया तो ये भी एक घटना है। जैसे अभी हम बैठ के एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो ये भी एक घटना हो रही है। लेकिन ये जो दो घटना है इसको आप मनी वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। ये घटना के चलते ना मुझे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है ना किसी और को कोई मॉनेटरी लॉस, ठीक है। यहाँ पर पैसों का कोई बात नहीं हो रहा है। सपोज ऐसे भी होते हैं कि मैंने अपने भाई को एक किताब गिफ्ट किया उसके जन्मदिन पर, ठीक है। तो दिस इज एन इवेंट, बट दिस इवेंट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सो इट इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये एक नॉर्मल इवेंट है, घटना है। लेकिन सपोज हम एक दुकान से जाके एक अकाउंटेंसी की किताब खरीद के लाए फॉर ₹545। हमने दुकानदार को 545 रुपीज दिया और दुकानदार ने हमें वो अकाउंटेंसी की किताब दी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब मनी का आदान प्रदान हुआ है। हमने 545 रुपीज दिया, इन रिटर्न उसी वैल्यू का एक बुक मेरे पास आया। हमसे पैसा आउट होके दुकानदार के पास गया और दुकानदार के पास से एक किताब मेरे पास आया। तो ये जो ट्रांजैक्शन या घटना है इसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे, बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन कैन बी या इवेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं जब अपने किताब में रिकॉर्ड करूंगी, है ना, व्हेन आई विल मेंटेन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वहां पर मैं लिखूंगी परचेज्ड एन अकाउंटेंसी बुक फॉर ₹545। देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है उसको पैसों में एक्सप्रेस किया गया है। सो ट्रांजैक्शन को एक और टर्म भी दिया जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम अकाउंट्स कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि जो भी घटना घटी है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के है कि नहीं, वो ट्रांजैक्शन है कि नहीं, बिकॉज ओनली ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकेंड जो काम है वो है रिकॉर्डिंग, लिख के रखना, ठीक है। एज आई हैव सेड यू, क्यों लिख के रखना? बिकॉज हमारा दिमाग बहुत कुछ याद रख के या स्टोर करके नहीं रख पाता है। तो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के लिए प्रॉपर या सिस्टमेटिकली हम जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको लिख के रखते हैं ताकि उसका एक रिकॉर्ड बन जाए, ठीक है। और ये रिकॉर्ड बनना जरूरी है ताकि हम सही प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस यूनिट निकाल सके। अब जब रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद क्या करना है? क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग द डिफरेंट आइटम्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स हेड। मतलब सिमिलर जो खर्चाएं हैं उसको अलग अलग अपने ग्रुप में डालना। जैसे घर में आप अपने पिताजी या माताजी को जो भी है, योर फादर या मदर को देखते हैं कि वे लोग महीने का हिसाब लिखते हैं। जैसे बच्चों के लिए जो खर्च है वो खर्च स्कूलिंग और
एजुकेशनल एक्सपेंस के अंदर जाता है। महीने का जो किराना सामान मतलब ग्रोसरी आइटम्स जो आपके घर में आते हैं उसका एक अलग कॉलम होता है। अगर आपका घर का कपड़ा आयरन के लिए बाहर जाता है तो उसका धोबी को कितना आप दे रहे हैं, उसका एक दूध वाला आता है आपके घर में दूध देने, तो उसका भी एक रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं कि आज उसने कितना दिया, किसी दिन आया कि नहीं। तो क्लासिफाई करना इसी को कहते हैं। और इसके बाद जो हम क्या करते हैं, जब क्लासिफाइड हेड्स के अंदर सभी आइटम्स आ गए तो अब हमारा काम होता है कि इन क्लासिफाइड हेड्स में हम समराइज करते हैं। नाउ समराइज का मतलब क्या है, क्या आप बता सकते हैं समराइज का मतलब क्या है? ओके, लेट्स नो व्हाट इज समराइज। वेरी, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को, है ना। तो सम, देखिए समराइज का पहला जो 3 शब्द है सम। इस सम का मतलब क्या है? आई जस्ट राइट इट फॉर यू, है ना। आप सभी जानते हैं इस टर्म को। ओके, सो समराइजिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू टोटल अप। ठीक है, हर एक खाते में, हर एक आइटम्स हेड में कितना खर्चा हुआ है उसको टोटल अप करना। ठीक है, उसका क्या कर लेना, उसका टोटल करना। दैट इज नोन एज समराइजिंग। अब जब हम टोटल कर लेते हैं तो जितना मेरा इनकम है, जितना हमने अर्न किया है और जितना हमने स्पेंड किया है, या जो भी मेरा खर्चा है, जो लागत आई है, कॉस्ट है ना, उस दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं तो आइदर वी गेट प्रॉफिट और वी गेट लॉस। ओके, अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस निकला है तो इसको हम क्या करते हैं, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। ओके, इसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के जरिए क्या करते हैं, हम एग्जैक्टली जान पाते हैं कि किन बिंदुओं पर हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ है या किन बिंदुओं पर हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, कहाँ से हम किस तरह से हम अपने इनकम्स को बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ accounting is communicating. Now why to communicate? भाई बिजनेस मेरा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, तो इसको कम्युनिकेट करना मतलब प्रचारित करने की जरूरत क्यों है? तो मेरे बच्चों, एक बात हम आपको, आप सभी इसका आइडिया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके कंसेप्शन क्लियर हो जाए। अगर आप कहीं घर बनाते हैं, ठीक है, मैं एकदम ग्रास रूट लेवल से फ्रॉम योर होम मैं एग्जांपल देके इसको समझा रही हूँ। ठीक है, कि अगर आप घर बनाते हैं तो क्या आप किसी सुनसान इलाके में घर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप जब भी घर बनाएंगे तो समाज में जहाँ सभी लोग बना रहे हैं उसी जगह पर आप घर बनाइएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज हम अकेला नहीं रह सकते। अकेला कोई भी संस्था जो है वो चलाए, तो आपका घर भी एक संस्था है। उसी तरह से बिजनेस जो है वो भी वैक्यूम में नहीं चलाया जाता है, लोनली प्लेस में नहीं चलाया जाता है। बिजनेस जो चलाते हैं वो समाज के अंदर रह के समाज से सुविधाएं लेते हुए वो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। अब जब हम बिजनेस को समाज के अंदर रह के चला रहे हैं तो हमारे बिजनेस से कई सारे व्यक्ति जुड़े हुए रहते हैं। जैसे इफ आई एम हैविंग अ ग्रोसरी शॉप, अगर मेरा कोई किराना दुकान है या रेडीमेड कपड़ों का दुकान है, तो वो सप्लायर्स जो हमारे बिजनेस में सामान सप्लाई करते हैं, ठीक है, द ओनर हिमसेल्फ, हमारे दुकान में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है वो, ठीक है, मैनेजमेंट के लोग, ठीक है, पारिवारिक बिजनेस है तो ऑब्वियसली वहाँ पर मैनेजमेंट होगा ही, वे लोग। उसके बाद सरकार, why do we need
टू हैव अकाउंटिंग, या आप कह सकते हो कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. सो यू सी हियर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, the first and foremost objective of accounting is from here we will start. The main objective of accounting is to keep systematic record of business transaction. Okay, this is the main objective. एक बढ़िया से अपने जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना, और इस तरह से दैट इज वाई ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल. सो फर्स्ट एंड हैंड रिकॉर्डिंग जहां होता है उस पर्टिकुलर बुक को क्या कहते हैं? जर्नल. और जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं, है ना, मतलब पोस्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे आपको कि फर्स्ट हैंड ट्रांजैक्शन फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल, मतलब जो आपका जर्नल, मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको हम जहां रिकॉर्ड करते हैं वो है जर्नल. दिस जर्नल मीन्स द डे बुक. हाँ, और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं? पोस्ट इनटू द लेजर. ये जो पार्ट है दिस इज द क्लासिफाइंग पार्ट. लेजर मतलब पर्टिकुलर अकाउंट्स हेड में उसको पोस्ट करना. ओके, दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग एरर्स. ये वाला अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड. देखिए जब तक हम अकाउंट्स तैयार नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि कोई पैसों का गमन किया है कि नहीं किया है, किसी भी प्रकार का गलती हमसे हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन छूट गया है कि नहीं. ये अकाउंट्स प्रिपेयर करने के माध्यम से हमें पता चलेगी. इसके बाद देखिए सेकंड जो हमारा थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव हमें कह रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है ये पहले हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते सो दैट यू ऑल कैन. ये थर्ड ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि अकाउंटिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस. मतलब अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं. सबसे पहले जो हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं तो हमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये टोटल चीज को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं. इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं. ठीक है, इसके बाद जो मेरा चौथा जो ऑब्जेक्टिव है वो चौथा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन असर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन. है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसके एसेट्स क्या है मतलब संपत्तियां क्या है, उनके देनदारी मतलब लायबिलिटीज क्या है, इन सब चीजों को जानने के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है. ओके, और अल्टीमेटली द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग की जरूरत प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स. यूजर्स मीन्स दोज पीपल हु आर अटैच्ड विथ द बिजनेस. वे लोग जो व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यही अकाउंटिंग का मुख्य ऑब्जेक्टिव्स है. ओके, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, हम लोग इसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. तो आइए अब देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है. सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन. ये अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है. ठीक है ना, ये जो है
अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है। इस पर्टिकुलर स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सेकेंड फंक्शन इज मेजरमेंट। Okay, in accounting we have to record only those transactions which can be measured in monetary terms or in terms of money. थर्ड, हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस ऑकर किए हैं उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन देयर बुक known as journal. Journal is the original and the primary book of recording transactions. After you have recorded all the transactions, they are classified. मतलब उसको पर्टिकुलर अकाउंट्स हेड में हम उसको पर्टिकुलर मतलब सिमिलर आइटम्स को हम पर्टिकुलर अकाउंट्स हेड्स के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, और इसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग। इस क्लासिफाइंग को इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी में कहा जाता है लेजर पोस्टिंग। आफ्टर यू हैव पोस्टेड द ट्रांजैक्शंस इन द लेजर, एंट्रीज को जब लेजर में पोस्ट किया जाता है, देन वी समराइज, मतलब हम सम टोटल निकालते हैं। वी बैलेंस द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट को बैलेंस करना है मतलब उसका टोटल निकालना, वही होता है आपका समराइजिंग। और लास्टली हम जब ये लेजर अकाउंट्स तैयार कर लिए हैं तब हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका डेबिट और क्रेडिट जो भी आइटम्स है वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी को करता है। मतलब ट्रायल बैलेंस जो है इट चेक्स द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शंस दैट हैव ऑकर्ड। मतलब लेजर बैलेंसेस में जो डेबिट्स के जितने आइटम है और क्रेडिट्स के जो भी आइटम है वो सही है कि नहीं, वो सही तरह से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, मतलब द डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट। एंड लास्टली यू हैव टू कम्युनिकेट, मतलब जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम तैयार किए हैं, अब कहाँ से तैयार करते हैं, आफ्टर यू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। और इससे जो रिजल्ट निकलता है वही हम कम्युनिकेट करते हैं वो उन लोगों को जो हमारे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? बहुत जरूरी बात है। एडवांटेजेस है तभी ना हम अकाउंट्स तैयार करते हैं भैया, लेकिन है क्या ये एडवांटेजेस? सबसे पहला एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज it provides information which is useful to the management for taking economic or future decisions। मतलब फ्यूचर में हम कैसे अपने बिजनेस को चलाएंगे उसके बारे में मैनेजमेंट को मदद करता है डिसीजंस लेने में। दूसरा बात ये है कि जो भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस होते हैं जो हम पब्लिश करते हैं वो ओनर्स को मदद करते हैं कंपैरेटिव स्टडी करने में। मतलब एक साल के जो अकाउंट्स तैयार हुए हैं उसको करंट ईयर का जो अकाउंट्स तैयार हुए हैं उसको पिछले जो साल हमने तैयार किए उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। हमारे जैसा जो और भी बिजनेस है उनके अकाउंट्स के साथ हम अपने जो अकाउंट्स है जो रिजल्ट्स है उसको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कंपटीटर हमसे कितना ज़्यादा मजबूत है वो जानना भी तो ज़रूरी है ताकि हम उसके जैसा या उससे ज़्यादा बने, उससे ज़्यादा मुनाफा कमाएं, ताकि हम मार्केट में अपना पोजीशन होल्ड कर सके। इसीलिए ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अकाउंट्स ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब बैलेंस शीट के माध्यम से हम फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को दर्शा सकते हैं कि हमारे व्यापार में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, हमारा पूंजी किस स्थिति में जाके अभी खड़ा है। मतलब जो पूंजी हम लगाए थे वो बढ़ के कहाँ तक पहुंचा, हमारे देनदारी कितना है, मतलब हमारे लायबिलिटीज कितना है। ओवरऑल मतलब ये बैलेंस शीट जो होता है ये एक तरह से एक फोटोग्राफ है ऑफ योर बिजनेस, है ना। वो जितना अच्छा होगा बैलेंस शीट उतना आपका बिजनेस का प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट इज इट
हेल्प्स इन कीपिंग अ सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी रखने में मदद करती है अकाउंटिंग। इसके बाद टैक्स कैलकुलेशन में देखिए, नॉट ओनली टैक्स कैलकुलेशन, आप अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक से अगर आप लोन भी लेना चाहते हैं तो उस वक्त इन दैट केस ऑल्सो द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और द बैंक विल आस्क फॉर योर इनकम स्टेटमेंट। क्यों? बिकॉज बेस्ड ऑन योर इनकम स्टेटमेंट, आपके इंस्टेंट इनकम स्टेटमेंट पर बेस करके दैट पर्टिकुलर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड यू लोन। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप बिजनेस कर रहे हैं समाज में रह के और सभी तरह की सुविधाएं जो सरकार देती है वो सुविधा लेते हुए आप व्यापार कर रहे हैं। आप कमा रहे हैं गवर्नमेंट के मदद लेते हुए। अब आप जो कमाते हैं उसका एक पार्ट जो है वो टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो आप कितना टैक्स आपको देना है, ठीक है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल टैक्स हो, वैट हो, वट एवर इट इज। आज के डेट में जीएसटी कैलकुलेशन होता है, पहले तो वैट वगैरह आया था। तो अभी जो टैक्स है, जीएसटी टैक्स आपको कितना लगेगा, आपका इनकम टैक्स कितना होगा, ये सभी कैलकुलेशंस के लिए भी आपको इन अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। एंड लास्टली, फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स, अगर आप अपना अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करते तो आप ये आकलन लगा सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त कि आपका बिजनेस का वैल्यू क्या है। मान लीजिए आज आप बिजनेस में हैं, आपको सरकारी, कुछ दिन बाद आपको सरकारी नौकरी हो गया, आप समझ नहीं पा रहे कि किसको बिजनेस सौंपे, तो आप सोच रहे इसको बेच दे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका बिजनेस का क्या वैल्यूएशन है वो जानने के लिए भी आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। And now, lastly but not least, the limitations of accounting. Accounting के क्या limitations है, ठीक है ना। देखिए, एडवांटेजेस के साथ साथ हम अगर limitations भी जान लेंगे तो हम एक बेहतर अकाउंट्स तैयार कर पाते हैं। सबसे पहला limitation जो है अकाउंटिंग का वो ये है कि it is historical in nature। मतलब जो करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है आपका, उसका रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। करंट जो वैल्यूज है उसको नहीं लिखा जाता है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। मोर ओवर जो है, जो भी फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं, वो जो करंट प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस हुआ है, प्राइस लेवल चेंज इज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड दिक्कत होता है, इट ओनली कंटेन्स इंफॉर्मेशन जो कि मनी वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। इट कंटेन्स ओनली इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, जैसे कि एक स्टाफ का एफिशिएंसी कितना है, उसका क्वालिटी कितना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कितना हम दे पा रहे हैं, ये सब चीज को तो आप मनी वैल्यू में नहीं मेजर कर सकते हैं ना। तो उसका रिकॉर्ड हम नहीं कर पाते हैं, जो कि बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा ये है, इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। ना, ये विंडो ड्रेसिंग क्या है, मतलब हम जो है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना। इट इज called manipulating the books of accounts या manipulation of accounts। ये बहुत खतरनाक साबित होता है विंडो ड्रेसिंग। भाई, जो हम है वही हम दिखाए तो वो बेटर है, बहुत ही अच्छा स्थिति है। लेकिन हम जो नहीं है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ये सभी बिजनेस के लिए हानिकारक है। लेकिन और अकाउंटिंग में ये काम होता है, जो कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस यूनिट को नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड पर्सनल जजमेंट। पर्सनल बायस से ये फ्री नहीं है, बिकॉज अलग अलग लोगों का कैलकुलेशन करने का, जो जैसे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेशन करने का जो नियम है या ओपिनियन है, वो अलग है। तो ये टोटली पर्सनल बायस और पर्सनल जजमेंट पर निर्भर करता है।
फिफ्थ जो पॉइंट है लिमिटेशन वो ये है, इट इज बेस्ड ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस विच में हैम्पर द डिस्क्लोजर ऑफ द रियलिस्टिक फंक्शन या फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हम फॉलो करते हैं अकाउंट्स तैयार करने के लिए, वो कभी कभी क्या होता है कि हमें जो एक्चुअल द ट्रू फिगर्स जो है उसको पब्लिश करने में रोकती है। ठीक है, हम दिखा नहीं पाते हैं, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाते हैं, जो करंट जो एक्चुअल कॉस्ट है ऑफ एसेट्स वो नहीं दिखा पाते हैं, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है वो नहीं दिखाते हैं। तो ये सब कुछ लेके क्या है, अकाउंटेंट्स जो है प्रॉब्लमेटिक है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही आपके लिए लेके आए हैं। तुरंत कुछ ही पल में आपको दूसरा वीडियो भी इसी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।